नमस्कार मित्रों, क्या आप तैयार हैं इस वित्तीय वर्ष चालू वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 उन सशक्त बदलावों के लिए जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हाँ मित्रों, यह लागू हो चुका है 1 अप्रैल से। इन नियमों के बारे में जानकर न कि आप सिर्फ अपने वित्तीय फैसलों को और स्मार्ट बना सकते हैं, बल्कि ये बदलाव आपकी जिंदगी को और भी आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। उन बदलावों के बारे में आपको इस वित्त वर्षीय में वित्तीय सफलता की ओर ले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हम जानेंगे आज इस वीडियो में 1 अप्रैल 2025 से जो 20 बड़े बदलाव जो हर भारतीय को जानना ही चाहिए। एवरी इंडियन मस्ट नो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें मैं कवर करने जा रहा हूं 1 अप्रैल 2025 से हमारे देश में जो 20 बड़े बदलाव हो रहे हैं। और मैं आपको कहूंगा कि ये वीडियो आखिरी तक अवश्य ही देखें, क्योंकि चाहे आप नौकरी पेशा में हो, पेंशनर हो, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, किसी व्यवसाय में हो, व्यापार में हो या हमारे स्पोर्ट्स पेंशनर ही हो, इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, आपकी बैंक अकाउंट और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम जानते हैं इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 आ चुका है, जो हमारे जीवन में किस प्रकार फाइनेंस और बहुत कुछ गहरा असर इम्पैक्ट देने वाला है। अगर आप पेंशनर हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पेंशनर होते हैं, इसको सुधार के लेकर टैक्स के बदलाव जानिए। उन तमाम नियम रूल हैं जो बदलाव हो चुके हैं, उनमें सिग्निफिकेंट चेंज आ चुके हैं। तो पहला बदलाव जो है आयकर सीमा में बदलाव, चेंजेज इन इनकम टैक्स लिमिट्स। यह आपके लिए सबसे बड़ी खबर, खुशखबरी हो सकती है। सभी सैलराइज एम्प्लॉय के लिए एक बेहतरीन खबर है, ग्रेट न्यूज है। नई आयकर नियमों के तहत अब 12.75 यानी कि 13.25 लाख तक की 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले 7.5 लाख की सीमा थी, खत्म हो गई है। अब आपको बड़ी राहत, ग्रेट रिलीफ मिली है। और यह स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर की गई गिनती यानी कि सैलराइड क्लास और पेंशनर को बड़ा फायदा इसमें मिलने वाला है। जो दूसरा पॉइंट है, 8वीं वेतन आयोग का शुरुआत, लॉन्च ऑफ 8th पे। जो हमारे प्रिय स्पोर्ट्स पेंशनर हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, वो अभी तक जान चुके होंगे कि 8th CPC का गठन फॉर्मेशन हो चुका है और अब कर्मचारियों के वेतन, सैलरी में सुधार, इंप्रूवमेंट होने वाला है और पेंशन में भी होने वाला है। और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही आपकी सैलरी में, पेंशन में हाइक दिखने वाली है। जो तीसरा बदलाव है यह है न्यू पेंशन स्कीम, जिसे अब UPS, जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देख सकते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज इन पेंशन सिस्टम है। मित्रों, यह जानिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चेंज आ गया है। दोस्तों, सरकार ने नया कदम उठाया है। अब 1 अप्रैल से NPS की जगह UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। इसका मतलब क्या है? इससे अब केंद्र सरकार के कर्मचारी को आखिरी वेतन, जो लास्ट पे है, उसका 50% पेंशन मिलेगा। और जो लोग पहले से NPS के तहत रिटायर हो चुके थे, उन्हें भी वन टाइम विकल्प मिलेगा UPS में आने का। यह बदलाव भविष्य के लिए स्थिरता का वादा करता है। जो रक्षाकर्मी, डिफेंस पर्सनल के सभी पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम में जो चल रहे थे, कम से कम अभी तक उसी तरह से वो चलेगा। यानी कि डिफेंस पेंशनर के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए UPS NPS कुछ नहीं है, वो UPS में ही चल रहे हैं, अनटच्ड है। चौथा बदलाव है UPI नियमों का बड़ा फेरबदल। UPI के लेन देन में बदलाव, जैसा आप देख ही पा रहे होंगे कि आप अलग अलग ऐप के द्वारा UPI ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं। आज ऐसा आकलन है, भारत में पूरे विश्व का सबसे उत्तम यह प्रणाली है, जो कि करीब 95% लोग UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब
अगर आपका बैंक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर पुराना है या बंद है, डीएक्टिवेट है, तो आप उससे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसे नंबरों को बैंक्स और एनपीसीआई बंद कर देंगे। तो अगर पिछले 12 महीने से आपने यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया है तो यूपीआई आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा। तो जल्दी से जाकर अपना नंबर अपडेट कर लीजिए। कहाँ? जहाँ आपका अकाउंट है, बैंक के ब्रांच में जाकर, और यूपीआई दोबारा एक्टिवेट कराइए। यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करने वाले के लिए एक चेतावनी है। यदि आपका यूपीआई निष्क्रिय नंबर, इनएक्टिव नंबर से जुड़ा है तो 1 अप्रैल के बाद वह यूपीआई लेन देन जो ट्रांजैक्शन है रोक दिया जाएगा। अपने डिटेल्स को अपडेट करवाएं, नहीं तो आपको फिर से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहता हूं सदैव कि अपडेट रहें, स्टे अपडेटेड और जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड। जहां से कुछ जानकारी मिल रही है जुड़े रहें। 5वां बदलाव है बैंक खाता सक्रिय रखें। कीप योर बैंक अकाउंट एक्टिव। क्या आपका बैंक खाता जो है एसबीआई अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, जो भी जिस किस्म का भी जिससे आप ट्रांजैक्शन करते थे, बेकार पड़ा हुआ यानी कि डोरमेट हो गया। डोरमेट का परिभाषा यह होता है कि पिछले 2 साल से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जिसमें अगर कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा तो यह काउंट नहीं होता है। असली काउंटिंग है उसके डेबिट का। कोई पेनाल्टी भी कट हो रहा तो वो नहीं काउंट होगा, आपके द्वारा की हुई डेबिट यही काउंट होता है। तो ध्यान रहे 1 अप्रैल जो कि बीत चुका, खाते निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव अकाउंट हो जाएंगे, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, पार्शियल फ्रीज भी कर दिया जा सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप केवाईसी कर लें, यानी कि आप अपने ब्रांच में आधार कार्ड का ओरिजिनल और जीरोक्स लेके जाइए, पैन कार्ड का ओरिजिनल और जीरोक्स लेके जाइए, और एनेक्सचर भी एक फॉर्म देंगे 2 पेज का, बड़ा ही सिंपल होते हैं। उसमें जो स्टार मार्क है मैंडेटरी वाला, वो कम से कम ज़रूर कर लें। और आपका सिग्नेचर भी अगर चेंज हो चुका है तो एसएस फॉर्म बोलते हैं, वहाँ आप लेटेस्ट अपना फ़ोटो दे दीजिए और सिग्नेचर भी अपडेट ज़रूर करा लीजिए, जिससे आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर 20 लाख तक ही आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है प्रति वर्ष, तो 10 साल तक, अगले 10 साल तक आपको केवाईसी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवाईसी का जो नॉर्म्स है आरबीआई ने तय किया है 10 साल होते हैं बिल्कुल लो रिस्क, जिसमें अधिकतर लोग आते हैं। मीडियम रिस्क है जिसके 8 साल हैं, और हाई रिस्क हैं जो 2 साल में ही करने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारे पेंशनर बंधु अधिकतम जो हैं वो लो रिस्क में आते होंगे, 10 साल में एक बार करते होंगे। तो इस प्रकार आप जरूर ही अपना केवाईसी करा लें। 6ठा बदलाव जो है एफडी, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, तमाम तरह के हम आरडी कराते हैं, इस पर टीडीएस की सीमा बढ़ गई है। खासकर वो बुजुर्ग लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, 60 से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो यह सचमुच एक खुशखबरी है। जो पहले एफडी पर ब्याज 50,000 से ज़्यादा पर टीडीएस कटना शुरू हो जाता था, अब ये सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। और बाकी लोगों के लिए भी लिमिट जो पहले 40,000 था अब 50,000 कर दिया गया है। तो अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरकर टीडीएस से बच सकते हैं अपने एज के मुताबिक। यह आपके पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाएगा, उसके लिए एक बेहतरीन अवसर यहाँ मिल रहा है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लो इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं, जो कि 7वां बदलाव के रूप में कहूँगा। अगर आपने संपत्ति जमा खाते टर्म डिपॉजिट में किए हैं तो ज़रूर चेक करें। कई बैंक एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट जो हैं, इन पर ब्याज दरें बदलने जा रहे हैं और बदल चुके हैं। आप बैंक जाके एक बार पता कर लीजिए कि लेटेस्ट कौन सा। अगर आपको पुराना वाला में है तो आप उसे ब्रेक करके नए वाले में कर सकते हैं। यह अवसर जो है आपके पैसे को ज़्यादा प्रॉफिट देने का हो सकता है, तो इसे हाथ से न जाने दें। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 8वां बदलाव जो है पैन और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता। मुझे उम्मीद है यह आपने कर ही लिया होगा। और अगर आप शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में, सिक्योरिटी में उसका ब्याज जो होता है, डिविडेंड है, मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं तो ध्यान दें, पे अटेंशन। 1 अप्रैल से पैन और आधार करना जरूरी हो गया है, दोनों का लिंकिंग, वरना आप ये जो मुनाफा खा रहे हैं डिविडेंड नहीं कर पाएंगे। तो आज ही अपने डिटेल्स से लिंक कर लें आधार पैन को। बड़ा ही सिंपल, 1 मिनट में आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, सिस्टम में बैठ के भी कर सकते हैं। जो 9वां बदलाव है वह है कैपिटल गेन टैक्स लेकर। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? जहां भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसको वहां कुछ आमदनी आपकी हो रही है, या शेयर से ही या म्यूचुअल फंड से ही,
तो इंटरेस्ट के तहत नहीं आता, ये कैपिटल गेन टैक्स में आते हैं। तो यहाँ पर इसके जो नियम हैं ये सख्त हो गए हैं। टीडीएस दरें जो हैं यहाँ बढ़ने वाली है, और अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो आप टैक्स रिफंड का दावा भी नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट कर लें। 10वां बदलाव जो है डीमैट और म्यूचुअल फंड के लिए है। वहाँ केवाईसी आपको करने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे कि मेरा तो बैंक में एसबीआई अकाउंट में है ही केवाईसी, आपको अलग से, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो हैं ये अलग एजेंसी मैन कर रही है, डीमैट अकाउंट अलग एजेंसी मैन कर रही है, वहाँ भी आपका केवाईसी होना है, चाहे ई केवाईसी कराइए या उन्हें फॉर्म भेज के। तो अगर आप डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल से उसका केवाईसी करा लीजिए, मैंडेटरी है। और अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं दिया, या स्पाउस या अपने संतान या जिसको भी चाहते हैं नहीं किया, तब भी आपका खाता ब्लॉक हो सकता है। इसे अपडेट करके अपना निवेश स्वयं सुरक्षित करें। 11वां बदलाव जो है बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस से लेकर है कि कम से कम आपको न्यूनतम बैलेंस, इतना स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल से। जो खाते न्यूनतम बैलेंस के नियम को, मिनिमम बैलेंस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना भी, पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो अब आपको चार्जेज देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए सावधान रहें कि आपके जगह के मुताबिक जो भी है उतना आप मेंटेन करें। लेकिन यदि आपका अकाउंट जो है सैलरी पैकेज में है या पेंशन पैकेज में है या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ, अक्सर जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम वाले होते हैं कहीं न कहीं कारपोरेट पैकेज में होते हैं, तो उनके लिए मिनिमम बैलेंस का प्रावधान नहीं होता है। तो आप सुरक्षित हैं बशर्ते आप किसी पैकेज के तहत हैं। तो यह आप कोशिश करें कि आप किसी पैकेज में, जहां भी एलिजिबिलिटी है आपका, उस पैकेज के थ्रू अपने अकाउंट को कन्वर्सन जरूर ही करा लें। जैसे हमारे स्पोर्ट्स पेंशनर डीएसपी करवाते हैं, डिफेंस पेंशनर ऑलरेडी अलग अलग, आर्मी ने भी सबका अलग अलग पैकेज होता है, उसके तहत वो कराते हैं, जिसमें उनको और तमाम किस्म की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। और अन्य खातों के लिए जो नहीं ये सब पैकेज में आते हैं, उनके लिए यहाँ ध्यान जरूर देने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे अकाउंट हैं जैसे सैलरी अकाउंट, जनधन अकाउंट या स्टूडेंट अकाउंट जैसे कुछ हैं जहाँ जुर्माना नहीं लगेगा, वहाँ इन्हें वेव ऑफ किया गया है मिनिमम बैलेंस चार्ज। तो उसके हिसाब से ये आप अपना देख लीजिए कि कहाँ आपका अकाउंट है, रूरल है, अर्बन है, मेट्रो, उसके हिसाब से मिनिमम बैलेंस अलग अलग बैंक ने तय किया है। तो आप अपने बैंक के उस शाखा में जाकर ज़रूर पता कर लीजिए कि वहाँ कितना मिनिमम बैलेंस है, नहीं तो आपको चार्जेस देने पड़ सके। जो 12वां बदलाव है वह है विदेशी शिक्षा पर टैक्स छूट में इजाफा, इंक्रीज इन टैक्स एजम्पशन फॉर फॉरेन एजुकेशन। क्या आपके संतान विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं, तो विदेशी शिक्षा, फॉरेन एजुकेशन पर टैक्स छूट की सीमा जो बढ़ाकर पहले 1 लाख थी अब 2 लाख कर दी गई है। यह बदलाव आपके लिए एक बड़ी राहत, बिग रिलीफ दे सकता है। 13वां बदलाव है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, चेंज इन एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हम हर महीने वैश्विक तेल दरों, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के आधार पर संशोधित होगी, और यह 1 अप्रैल से निर्णय लिया गया है। इन कीमतों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, इसीलिए सिलेंडर के लिए तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड। इसमें प्राइस बढ़ भी सकता है, घटने की तो बड़ी कम ही उम्मीद है, बढ़ सकता है। तो इस पर एक नज़र रखें, कीप एन आई, क्योंकि घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर दोनों में यहाँ बदलाव हो सकते हैं। अगर कॉमर्शियल होते हैं तो होटल में जाके खाना ये भी महंगा हो सकता है। तो तैयारी ज़रूर रखें, आपके बजट पर असर पड़ सकता है। 14वां जो बदलाव है वो जीएसटी में बदलाव है। जीएसटी के तहत नई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन ISD प्रणाली लागू करने जा रही है। इसका मकसद क्या है? तो जो राज्यों और केंद्र के बीच जो टैक्स के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं 99%, 66%, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का बिल आता है 2.5% दोनों में, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। तो आपके खर्चे को यह प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इसका असर, जो इम्पैक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। राज्यों के बीच के टैक्स का जो सही वितरण है यह सुनिश्चित करेगा, और आपको इसके सीधा असर ना पड़े, लेकिन ये जो व्यापारी हैं उनके लिए जानना जरूरी है। 15वां जो बदलाव है यह सांसदों की सैलरी और पेंशन से लेकर है, उनकी बढ़ गई है। अब हमारे सांसद जो MP हैं
सांसद महोदय, इनकी सैलरी में 24% की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब अब सांसदों को 1,24,000 महीना वेतन और 31,000 पेंशन मिलेगी। 1,24,000 पे एंड 31,000 पेंशन मिला करेगी। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी है और बैक डेट से उन्हें एरियर भी मिलेगा। तो यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है। उनकी सैलरी में यह 24% का इजाफा होने जा रहा है, जिससे अब उनका मासिक वेतन भी बढ़ेगा, साथ ही पेंशन भी बढ़ेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम, जो सिग्निफिकेंट स्टेप है, वो हमारे सांसदों के कठिन कार्य, जो हार्ड वर्क करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिकॉग्निशन है, उनमें बढ़ावा मिलेगा, उनको प्रमोशन मिलेगा। 16वां जो है बदलाव हुआ है सरकारी प्रमोशन नीति में बदलाव, गवर्नमेंट प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव। अब उनके परफॉर्मेंस रिलेटेड, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन है, उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि किस तरह से वो प्रोडक्टिव रहते हैं, कितने टारगेट को मीट करते हैं, ये तमाम पैरामीटर्स पर ही उन्हें प्रमोशन देने का प्रावधान किया जाएगा, जो कि कई डिपार्टमेंट में पहले भी चल रहा। अब इसका सख्ती से अनुपालन होने वाला है। 17वां बदलाव है ईपीएफओ, जहां नॉमिनी अपडेट करना अनिवार्य हो गया है। नॉमिनी अपडेट नहीं होने से आपके लिए तो मुश्किल होता ही है, आपके पीछे जो छूट गए हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और उस संस्था के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि करेक्ट आदमी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उसके लिए कई बार अपिट लेना पड़ता है, कई तरह की तमाम समस्याएं हो जाती है उसको आइडेंटिफाई करना, फैमिली ट्री से करो, लीगल हेयर करो। तो इससे बेहतर है कि नॉमिनी को पहले ही दे दिया जाए, कि सरकार या संस्था की गलत इरादे नहीं, आपके पैसे को नहीं लेना चाहती है, उस पैसे को दिलाने के लिए बड़ा ही कष्ट करना पड़ता है। इसीलिए बेहतर है कि आप नॉमिनी अपडेट कर लें। ईपीएफओ में यह मैंडेटरी हो गया है। आईटीआर फाइल करना भी आसान हो गया है, जो अगला बदलाव है। इसकी बड़ा ही सिंपल, जब वेबसाइट में जाएंगे इस वर्ष, अभी अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट हो गया है तो निश्चित है आप आईटीआर फाइल करेंगे। जो अगला बदलाव है यह रियल इस्टेट के इन्वेस्टर्स के लिए है। नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें ध्यान दिया गया कि छोटे निवेशक जो हैं उसके सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश सरल बनेगा। यूजुअली हम प्राइमरी मार्केट में नहीं करते हैं, सेकेंडरी के थ्रू जाते हैं, लेकिन अब एक छोटे निवेशक भी सीधा उसमें इंटर कर सकते हैं। इस तरह से पोर्टल में प्रावधान इस वर्ष से कर दिया गया है। जो अगला बदलाव है, बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में, जहां हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस खरीदना अब और आसान हो गया है, मल्टीपल चैनल्स हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए। तो 1 अप्रैल से होने वाले ये बदलाव आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। इसीलिए इन 20 बदलावों के लिए आप तैयार रहिए और अपने वित्तीय फैसला, जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन है, वो समझदारी पूर्वक स्मार्ट डिसीजन लीजिए। मेरा तो सदैव कहना यही होता, समझदार बने, बी स्मार्ट, सूचित रहें, स्टे इन्फॉर्म्ड और आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण 1 अप्रैल 2025 से बदलाव जो आए हैं, जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अब जब इन बदलावों के बारे में पूरी तरह से आप जानते हैं, तो समय है इनका स्मार्ट और सटीक उपयोग करना। अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए इन बदलावों को समझें, अपनाएं और बढ़ें। और अगर आपको यह जानकारी लगी हो उपयोगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लिविंग हैप्पीली को, तो मेरा विनम्र निवेदन है अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को आप न भूलें। और अगर एक क्विक रिवीजन के रूप में मैं बताना चाहूँ, तो सबसे पहला क्विक फटफट कर देता हूँ आपको ये 20 बिंदु को। न्यू पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट हो गया है। डिफेंस के लिए ओल्ड पेंशन ही रहेगा, जो ओपीएस है वही रहेगा। यूपीआई ब्लॉक हो जाएगा इनएक्टिव नंबर्स के लिए। केवाईसी मैंडेटरी है बैंक खातों के लिए, नहीं अगर आप केवाईसी कराते हैं तो ये फ्रीज हो जाएगा। हमारे सांसद महोदय के सैलरी और पेंशन में हाइक हो गया है। एफडी और टीडीएस में छूट मिल गई है। ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट अलग अलग, वो चेंज हो गए हैं। पैन आधार लिंकिंग मैंडेटरी हो गया है। कैपिटल गेन के रूल्स बड़े ही सख्त हो गए हैं, टाइटन हो गए हैं। डीमेट और म्यूचुअल अकाउंट फंड जो आप करते हैं,
वहाँ भी KYC आपको अलग से करना है, नॉमिनेशन भी देना है। जो मिनिमम बैंक बैलेंस रूल है, यहाँ पर आपको जुर्माना देने का भी प्रावधान पहले भी था, लेकिन कुछ बैंकों ने इसे छूट दे रखा था, तो फिर से लागू होने जा रहा है। GST सिस्टम में ISD लागू किया गया है। LPG सिलेंडर के उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं, क्योंकि यह गोल्ड की तरह ही, बाकी करेंसी की तरह ही यह भी उतार चढ़ाव हर महीने आपको घट बढ़ हो सकते हैं। आयकर में बड़ी छूट है, जो सबसे बड़ी समाचार है आप सबों के लिए। 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विदेश में शिक्षा, जो डबल टैक्स एजम्पशन ऑन फॉरेन एजुकेशन, यहाँ 2 लाख तक कर दी गई है। 8th पे कमीशन शीघ्र ही आने वाला है, जिसका अप्लीकेबिलिटी 1 जनवरी 2026 से है। तो उम्मीद की जा रही है कि उसी दिन से हो जाए या कम से कम समय में, क्योंकि अभी तक जो परंपरा रही है 2 साल 3 साल तक हो गए हैं, तो इस बार उम्मीद है कि समय से पहले गठन हो गया है। सरकारी प्रमोशन पॉलिसी जो होता है उसमें चेंजेज आ गए हैं। EPFO के लिए नॉमिनी मैंडेट हो गए हैं, मैंडेटरी हो गए हैं। न्यू टैक्स फाइलिंग सिस्टम बड़े ही सरल हो गए हैं, और रिटेल प्लेटफॉर्म के लिए, इन्वेस्टर के लिए बड़ा ही आसान हो गए हैं, और जो इंश्योरेंस सेक्टर में लगाना चाहते हैं पैसा, उनके लिए आसान है। तो साथियों, 1 अप्रैल 2025 से हमारे भारतवर्ष में बदलावों की एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। तो वक्त आ चुका है आपके लिए जागरूक बनने का, समय रहते सही फैसला, राइट डिसीजन लेने का, और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अंत में याद रखें, जो बदलाव को समझता है वही भविष्य पर राज करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। क्या आप तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताने के लिए। फिर से मिलता हूं, नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर। फिर से मिलता हूं एक इसी प्रकार की दमदार वीडियो के साथ।